डॉक्टर मुखिया, ये विश्व किडनी दिवस मनाया क्यों जाता है? हाँ महेंद्र जी, ये विश्व किडनी दिवस 2007 से लगातार मनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। साल में एक दिन इसके लिए निर्धारित किया गया था और वह दिन हर मार्च महीने का दूसरा गुरुवार रहता है, जो इस बार 11 मार्च को आ रहा है, 11 मार्च को है। और विश्व किडनी दिवस का उद्देश्य ये था कि किडनी की बीमारियां, क्योंकि ये आम आदमी के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त असर डाल रही हैं, तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। इसके जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ इसका गोल ये था कि इससे जागरूकता बढ़े तो किडनी की बीमारियों को रोकथाम करने में, इलाज करने में आम जनता को जानकारी मिले और आम जनता जो है इससे लाभान्वित हो। डॉक्टर मुखिया, किडनी दिवस के दिन ख़ास तौर पर बतौर चिकित्सक कुछ अतिरिक्त आप लोग क्या करते हैं? किडनी दिवस जैसा इसका एम है कि आम जनता को किडनी की बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाए, तो इस जागरूकता अभियान में हम कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनमें पहली तो हम जैसे आज बैठ के किडनी के बारे में लोगों को अपनी तरफ से जानकारी देंगे कि किडनी की बीमारियां किस तरह से होती हैं और कैसे बचाव किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोगों के लिए कैंप्स लगाए जाते हैं, जिसमें किडनी की बीमारियों को पकड़ने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए उनकी जांचें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा अलग अलग मीडिया के द्वारा, जैसे ऑनलाइन मीडिया हुआ और टेलीविज़न मीडिया हुआ, इसके द्वारा विशेषज्ञों द्वारा आम आदमी की उपयोगिता के लिए जो किडनी संबंधित बातें हैं वो प्रसारित की जाती हैं। तो इस तरह से हम इस दिवस को मनाते हैं और कई बार यह भी हम करने का प्रयास करते हैं कि किडनी की बीमारी से जो संघर्ष करते हुए लोग सफल हुए हैं, उन्हें समाज के सामने आगे लाएं और आगे लाके उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें फेलिसिटेट करें, ताकि वो एक उदाहरण के रूप में लोगों के सामने खड़े हों और जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं या रिस्क पे हैं, वो इस बारे में देखें कि इस बीमारियों के साथ भी इंसान सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इस तरह से अलग अलग लेवल्स पर किडनी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने का कोशिश किया जाता है। डॉक्टर मुखिया, आज के दिन लोगों की किडनी स्वस्थ रहे, बतौर नेफ्रोलॉजिस्ट तमाम लोगों को क्या संदेश देंगे? तो किडनी की बीमारियां, ये समझना ज़रूरी है कि बचाव ही उसका एक सही इलाज है। तो बचाव के लिए, क्योंकि किडनी की बीमारियां होती ही इस तरीके से हैं कि बॉडी के अंदर अगर हम सेहत अपनी बनाए रखेंगे तो इसमें किडनी भी अपने आप से ही स्वस्थ रहेगी। तो ये जानकारी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हेल्दी लाइफ गोज़ अ लॉन्ग वे टू मेंटेन हेल्दी किडनी। तो इसके कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं कि अगर इंसान दैनिक खान पान में ध्यान रखे, अपना वज़न बनाए रखे, इंसान अच्छी मात्रा में पानी और द्रव्य पदार्थ का सेवन करे, इंसान धूम्रपान से बचे, इंसान को अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का कंट्रोल वो अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे। और इसी तरह से अगर उसे ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई ऐसी शिकायत है तो उसका भी इलाज वो डॉक्टर के साथ मिलके अच्छी तरह से करने की चेष्टा करे। इसके अलावा वह यह भी कर सकता है कि जो पेन किलर्स नाम की ग्रुप की दवाइयाँ हैं, उनसे भी वो अननेसेसरीली बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेने से बचे। और इसके बाद में कुछ ऐसी ग्रुप के इंसान होते हैं जो किडनी की बीमारियों से रोगित होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उन इंसानों को खुद आगे चलकर अपने शरीर की हर साल चेकअप करवानी चाहिए किडनी की बीमारी के होने के पहले ही, ताकि उन्हें शुरुआत में ही बीमारी का होने का पता चल सके और उसका अतिशीघ्र इलाज किया जा सके। तो कुल मिला के इस बीमारी के रोकथाम के लिए ये एक जनरल स्टेप्स हैं जो हर इंसान अपने लेवल पर कर सकता है
और एक बार अगर किसी को ये किडनी की बीमारी दुर्भाग्यवश हो भी जाती है, तो पहली चीज़ तो ये जो समाज में हमारे एक प्रचलित सी भावना है कि किडनी की बीमारी को नकारा जाता है, होने के बाद भी इंसान एक्सेप्ट नहीं करते कि ये बीमारी मेरे शरीर को आ चुकी है, तो मैं इसके इलाज के लिए आगे बढ़ के और अपने सही डॉक्टर की सलाह के साथ में मैं आगे बढ़ूं और इस बीमारी को कंट्रोल करूं। बल्कि होता यह है कि इस बीमारी की तरफ वो मुंह मोड़ लेता है और बीमारी को बढ़ने देता है, और ऐसी स्टेज तक वेट करता है जब तक उसको लक्षण ना आ जाए, जब तक कि बीमारी को बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। तो पहली तो कोशिश करनी चाहिए बचाव की, और दूसरी जो चीज़ है कि अगर किसी में अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी असर कर चुकी है, तो इसको ये एक्सेप्ट करके कि भाई ठीक है, एक जैसे ज़िंदगी में हर इंसान के कई चैलेंजेस आते हैं, तो उस इंसान के लिए ये किडनी बीमारी एक चैलेंज के रूप में आई है, और इंसान को भगवान ने शक्ति इतनी दी है मन की कि वो इन चैलेंजेस को जब वो एक्सेप्ट करेगा तभी इस पे पार पा पाएगा। तो उसे वो एक्सेप्ट करके अपना इलाज कराने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि किडनी की बीमारी हम जानते हैं कि न केवल एक इंसान को बल्कि वो सारे परिवार को ही असर में डाल देती है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि दोनों स्तर पे कार्रवाई की जानी चाहिए। जिनको नहीं है वो बचाव के लिए ध्यान रखें, और जिनको हो गई है वो इलाज के लिए, उसकी कंट्रोल के लिए आगे बढ़ के खुद अस्पताल की तरफ स्पेशलिस्ट से मिले। डॉक्टर मुखिया, ये बताएं कि क्या पानी कम पीने से या ज़्यादा पीने से या पानी की मात्रा का उचित सेवन न करने से भी किडनी की बीमारियां होती हैं, और होती हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं? महेंद्र जी, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर इंसान पानी की तरफ देखता है, और पानी तो जीवन है, और पानी जो है शरीर के अंदर जीवन चलाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर के अंदर पानी जाता है तो वह शरीर के अंदर से अपना काम करने के बाद में शरीर से बाहर भी निकलता है, और इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में भगवान ने किडनी के रूप में एक बैलेंसिंग ऑर्गन दिया है कि जितना इंसान शरीर के अंदर पानी पिएगा किसी भी रूप में, प्लेन पानी के रूप में या किसी और द्रव्य के रूप में, तो उसी बैलेंस के हिसाब से उसका किडनी जो है पेशाब भी बनाती है। अगर हम देखें कि भाई चमड़ी से पसीने को अगर हम माइनस कर दें तो उसके बाद में जितना पानी बच जाता है वो पेशाब के रूप में निकल जाता है। तो एक इंसान को अपने अंदर जब ये सवाल आता है कि कितना पानी मैं पीऊँ ताकि मैं स्वस्थ रह सकूँ, तो उसके लिए ये एक सवाल का जवाब एक फ़िक्स मात्रा नहीं हो सकती। ये निर्भर करेगा कि वो इंसान की जीवन यापन कहाँ पे, किस तरीके से, किस तरह का काम करता है, कितना उसके शारीरिक परिश्रम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्या वो ऑफिस में काम करने वाला इंसान है या फिर आउटडोर्स में ज़्यादा काम करने का रखता है। पर यह सामान्यतः देखा जाता है कि सर्दियों के दिनों में 1.5 से 2 लीटर पानी अगर आदमी पी ले तो वो उसके लिए काफ़ी होता है। जबकि गर्मियों में, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादा समय तक रहती हैं, तो हमें कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि 3 से 4 लीटर, और कई बार तो अगर हम आउटडोर्स और पसीने का निकलने जैसा काम कर रहे हैं तो 5 से 6 लीटर भी पीना पड़ता है। और किसी इंसान में अगर ये चीज़ है कि भाई उसके अंदर किडनी स्टोन्स की भी शिकायत पुरानी कहीं रही है, तो उसे तो और ज़्यादा ध्यान रख के पानी की मात्रा को 6 से 8 लीटर करनी पड़ेगी। तो ये निर्भर करेगा कि आपका शरीर किस वातावरण के तापमान से एक्सपोज हो रहा है, जो कि निर्धारित करता है कि हमारे शरीर से पसीने के रूप में पानी कितना निकल पाएगा। पर हाँ, ये ज़रूरी है कि इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पेशाब का रंग अगर साफ़ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा का सेवन बराबर हो रहा है। और अगर मान लीजिए पेशाब का रंग जो है वो गहरा होने लगा, पीला रंग का होने लगा, तो इसका मतलब है कि भाई पानी की आप कंजप्शन कम कर रहे हैं, उसको आप बढ़ाएं। तो सेहतमंद आदमी के लिए तो ये एक नॉर्मली एक तरीका है पता करने का कि भाई इसमें पानी की मात्रा कम ले रहा है या बराबर ले रहा है। अब बात यह आती है कि ज़्यादा पानी कोई पी लेते हैं, तो ज़्यादा पानी क्या हानिकारक होता है? पानी हो या कोई और भी वस्तु, ज़्यादा तो हमेशा ही हानिकारक होती है। और यह चीज़
और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब किडनी किसी वजह से कम काम करती हो। अगर किडनी कम काम करेगी और आपने अगर पानी खूब ज़्यादा पीना शुरू किया तो इसका मतलब है कि थकी हुई चीज़ को आप और काम ज़्यादा दे रहे हैं, जिससे कि उसकी थकान और बढ़ जाएगी। तो किडनी की बीमारी में यह चीज़ हम सलाह देते हैं अपने मरीजों को कि अगर किडनी की तकलीफ़ है, किडनी में कमज़ोरी है, तो पानी की मात्रा को लिमिट करो, नहीं तो पानी शरीर में इकट्ठा होगा तो उससे भी तकलीफ़ें और नई नई आने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर मुखिया, कुछ बातें पानी के सेवन को लेकर भी करें। नई नई थ्योरीज आती हैं और अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सुबह उठते ही हमें पानी पीना चाहिए, कुछ कहते हैं आधा लीटर पानी पीना चाहिए, कुछ कहते हैं साहब जितना ज़्यादा पिए 2 लीटर भी पी ले तो अच्छा है, साफ़ हो जाएगी बॉडी। इसके साथ साथ कुछ लोग गर्म पानी, गुनगुना पानी, कुछ लोग उसमें कुछ केमिकल यानी जैसे मेथी या कोई चीज़ें डालकर भी सुबह उठ के पीते हैं। कुछ लोगों में अब ये रिवाज भी चला है कि खाना खाने के बाद आप गर्म पानी पीजिए, उसमें भी कुछ डालिए आप आयुर्वेदिक औषधि वगैरह। तो बताएं कि ये पानी अलग अलग समय पीना, कितना पीना और उसमें कुछ डालना, गर्म होना ठंडा होना, इनके पीछे क्या विज्ञान है और ये जो सारी थ्योरीज फ्लोट हो रही है ये कितनी प्रामाणिक है? तो ये सवाल तो बड़ा पेचीदा है, पर जवाब इसका वैज्ञानिक तौर से देखें तो बड़ा सीधा है। पानी हम किसी भी रूप में लें या किसी भी तापमान का लें, शरीर को भगवान ने बनाया ऐसा है कि हम ठंडा लें पानी या गुनगुना लें या थोड़ा गर्म पानी लें, शरीर के अंदर जाके वह अपने शरीर के तापमान के बराबर ही हो जाएगा। उसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपने कुछ किसी और तरीके से पानी जैसे गर्म पेयजल लिया या ठंडा पेयजल लिया तो वो तो मुंह के स्वाद तक ही ठंडा और गर्म होता है। शरीर के अंदर जाने के बाद में तो वो अपने शरीर के तापमान के बराबर करना ही पड़ेगा शरीर को। और शरीर के अंदर ये मैकेनिज़म्स हैं जिससे कि गर्म चीज़ शरीर के अंदर जाएगी तो वो 37 डिग्री जो हमारा खुद का तापमान होता है शरीर का उसके बराबर आ जाएगी, या फिर आप बहुत ही ठंडी चीज़ लेंगे तो वो गर्म होगी और गर्म चीज़ लेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी। तो तापमान के अनुसार तो बस ये है कि भाई आपके शरीर को या आपकी कोई ऐसी धारणा है जिससे कि आप अपने आप को संतुष्ट पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नुकसान है। वो कोई गुनगुना पानी पिए या किसी को चिल्ड वाटर, जो जवान इंसान होते हैं वो चिल्ड भी पी लेते हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि उसके अंदर कुछ चीज़ों को मिला के उसका सेवन किया जाता है, तो वो भी बात सही है, उनका अपना वैज्ञानिक आधार है। कई चीज़ें होती हैं जो हमारी आंतों के लिए, हमारे पेट के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो जैसे हमारे शरीर में पानी की मात्रा का बराबर होना पीना ज़रूरी है, वैसे ही रोज़ के रोज़ हमारी आंतों का भी मल के रूप में उनका खाली मल जो है वो खाली करना ज़रूरी है। तो शरीर के लिए किसी इंसान की कैसी ज़रूरत है वो कुछ महीनों सालों में खुद ही समझने लगता है कि मैं इस तरह से अपना जीवन यापन करता हूँ तो मैं इसमें स्वस्थ महसूस करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक स्वतंत्रता है सभी लोगों के लिए कि वो चीज़ों को अपने ज़रूरत के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। पर सही यह है कि भाई ये एक हद तक ही होनी चाहिए, इसको एक ऑब्सेशन नहीं बनाना चाहिए और इसको एक ऐसा भी पॉइंट नहीं बनाना चाहिए कि इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। तो धारणा ऐसी होनी चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे और मतलब मध्यपात रहे, एक्सट्रीम में ना रहे। सुबह उठते ही जो पानी पीने की आदतें बहुत सारे लोगों ने बनाई हैं, ये कितनी अच्छी और स्वास्थ्य के लिए कितनी बुरी हैं? सुबह उठ के पानी पीने की आदत जो है उसका जवाब जो है वो साइंस से ज़्यादा, विज्ञान से ज़्यादा हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ है। जैसे हम सारी रात को निकालते हैं सोते हुए, तो उसके 8 घंटे 10 घंटे बाद में अपने शरीर के अंदर कुछ चीज़ एक ब्रेकफास्ट के रूप में जाती है। अब अंग्रेजी अनुसार तो ब्रेकफास्ट मतलब खाना ही होता है, हल्का खाना, पर हिंदुस्तानी रिवाज के अनुसार मैं समझता हूँ कि कई लोग अपना ब्रेकफास्ट पानी पी के करते हैं और उनसे उनकी आंतों में हल्का एक जो पेयजल है, जो नेचुरल पेयजल है, वो पहुँचने के बाद में उनके शरीर की प्रक्रिया एक जेंटल तरीके से शुरू होती है और ये उन्हें कई लोगों को उपयोगी भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि
इसमें कोई बुरा विचार नहीं है ये कि पानी सुबह उठ के पीने के अंदर कोई नुकसान है शरीर को, पर हाँ, जिसमें अगर किडनी के अंदर कमजोरी हो किसी बीमारी की वजह से, तब तो मैं समझता हूँ कि अपना ध्यान रखना चाहिए। इतना पानी एक साथ पीने से तो नुकसान हो सकता है। डॉक्टर मुखिया, पानी पीने की तो बात हुई, कितना पीना चाहिए कितना नहीं पीना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी पानी की गुणवत्ता की भी बात करते हैं। बहुत सारी थ्योरीज आती है उसमें, ये कि पहले तो ये था कि आप जितना सामान्य पानी पिए उतना अच्छा, फिर बाद में ये आई कि आप फिल्टर किया हुआ जो पानी है वो पिए तो ज़्यादा अच्छा। कुछ बाद में थ्योरीज आई कि अब आप उस एल्केलाइन पानी पीजिए, वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और अलग अलग पानी के सेवन को लेकर बातें चलती है। गांव में या कई जगह होता है कि आपने थोड़ी सी फिटकरी डाल दी, वो पानी पी लिया, वो बेहतर है। तो बताएं कि पानी की गुणवत्ता, हम कौन सा पानी पिए वो सही रहेगा और कौन सा पानी नहीं पिए वो सही रहेगा। महेंद्र जी, ये अगर देखें तो इसके उत्तर के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि पहले हमें यह समझना चाहिए कि पानी जो हमारे पृथ्वी पे आता है, जो हम यूज़ करने के लिए लेते हैं, वह दो स्रोतों से आता है। एक होता है ग्राउंड वाटर, जो कि बोरिंग पानी का होता है या कुएं का पानी हुआ, जिसमें ट्यूबवेल भी हो गया। और एक होता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर जैसे झीलों से आता है, जैसे नदियों से आता है। तो ये दो तरीके के पानी को डिवाइड करने का कारण ये है कि जो ग्राउंड वाटर है, पृथ्वी के अंदर से जो निकाला जाता है, वो पानी मिनरल्स में बड़ा रिच रहेगा। और जो पानी सरफेस वाला है, सरफेस वाटर, उसमें मिनरल्स तो बहुत कम रहेंगे पर ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा रहेंगे। तो ये जो है वो, और ये सॉफ्ट पानी होगा और वो हार्ड पानी होगा। तो ये चीज़ का जानना ज़रूरी है कि जब भी हम पानी यूज़ करने के लिए अपने घर में या कहीं पे हम यूज़ करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई पानी का सोर्स क्या है। उसके अनुसार उसको आगे जो है सेफ़ बनाने के लिए, पीने के लिए जो सेफ़ बनाने के लिए हमें उसका प्रोसेस करना होगा। तो ग्राउंड वाटर जो होता है, जो हाईली मिनरल के साथ में उसमें सेचुरेटेड होता है, कैल्शियम, जिसको हम कहते हैं भाई खारा पानी भी आ रहा है, हैंडपम्प का पानी हुआ या बोरिंग का पानी हुआ, तो उसके लिए तो हमें फिर प्रॉपर तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस के वाटर सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे घर पे, ताकि वो इतने ये कि अनिवार्य है, क्योंकि बहुत, जैसा आपने जिक्र किया कि जो ग्राउंड वाटर आ रहा है ट्यूबवेल से, या वो एक तरह से मिनरल से भरा हुआ है। तो अगर उसको रिवर्स ऑस्मोसिस से हम करते हैं, उसके केमिकल्स निकालते हैं, अगर वो खारा नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उसके जो मिनरल्स है वो भी नष्ट होंगे, और अगर हम सीधा पिए तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे? हाँ, ये मन में तो बात यही उठती है, पर अगर वो खारा है या कम भी खारा है, उसकी TDS भी हम चेक कर सकते हैं। मोस्टली उसके अंदर जो खारेपन का कारण है वो कैल्शियम और फॉस्फेट के मिनरल्स होते हैं। बाकी जो दूसरे मिनरल्स होते हैं वो तो कम होते हैं, वो सरफेस वाटर में ज़्यादा मिलेंगे। जो मिनरल्स मतलब जो छोटी क्वांटिटी में माइक्रो मिनरल्स होते हैं। तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है अधिकता में अगर शरीर में जाएं पानी के साथ में, तो ये किडनी स्टोन के कारण का एक बड़ा कारण बन सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर ग्राउंड वाटर को अगर RO सिस्टम में डाल के उसकी TDS ज़ीरो ना करके उसको 100 से 200 या 300 TDS तक रख के इतना हम उसको प्रोसेस करें कि कुछ मात्रा में मिनरल्स रहें भी और अधिकता में भी ना हो, और उसकी स्वाद को भी एक अच्छा बनाने में वो मदद करे, तो ऐसा RO सिस्टम जो है वो यूज़ करके इंसान ग्राउंड वाटर को अपने पीने के लिए उपयोगिता में ला सकता है। जहाँ तक कि सरफेस वाटर का, जैसे हमारा उदयपुर तो झीलों की नगरी है, तो ज़्यादातर जो पानी है जो म्यूनिसिपैलिटी से भी सप्लाई होता है वो सरफेस वाटर ही है। तो सरफेस वाटर को जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें इतने ये कैल्शियम और फॉस्फेट के क्रिस्टल्स इतने नहीं होते हैं, इतने मिनरल्स नहीं होते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा हार्ड वाटर नहीं मानेंगे। पर उसको फिर भी हमें स्टेरिलाइज करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ताकि बैक्टीरिया का लोड उसमें कम हो और वो पानी पीने लायक बन सके। आजकल जैसे आपने बताया कि कई तरह के पानियों में भी मतलब एसिडिक और अल्कली पानी भी आने लगा है। तो कुछ तो घरों में आजकल ऐसी मशीनें लगी हैं जो पानी को अल्कलाइन बनाती हैं, और अल्कलाइन पानी को बेटर माना जाता है शरीर के लिए। मेरा पर्सनल इसमें अनुभव तो बहुत ज़्यादा नहीं है, न ही वैज्ञानिक तौर पे मैंने ऐसी
रिसर्च पेपर्स को कुछ पढ़ा है जिसमें ये माना जाए कि भाई अल्कलाइन पानी, एसिडिक पानी और इस तरह के अलग अलग तरह के पानी को लेने से सेहत बढ़ेगी या सेहत में इम्प्रूवमेंट आएगा। पर ये चीज़ें अभी आज के ज़माने में यूज़ हो रही हैं और मैं भी इसको आगे जानने की कोशिश करूँगा कि ये अल्कलाइन पानी। मेरा एक मित्र है जो कि मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही बात कर रहे थे कि बड़ी महंगी मशीन उसके लिए ख़रीदी गई, करीब 50 या 60 हज़ार रुपये की कोई मशीन है, वो पानी को अल्कलाइन बनाती है। तो मेरा अनुभव इसमें कम है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इसमें जानने की ज़रूरत है। गांव की लोग, वे लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जिनके पास हैंडपम्प वगैरह का पानी तो होता है लेकिन घरों में नल होता नहीं, लेकिन वो एक कपड़े से छान कर या कई बार फिटकरी डालकर या इस तरह से पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये माने कि उनके बदन में ये आप जो बता रहे हैं कैल्शियम जाने की या दूसरी चीज़ें जाने की या किडनी के रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। हाँ, ये अगर पानी जो है अगर हार्ड वाटर है और इसमें अगर हमने फिटकरी डाली तो उससे भी कुछ हद तक तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, पर उसका प्रॉपर अगर चेकअप ना हो और कई महीनों सालों तक उसको यूज़ किया जाए, और क्योंकि गांव में जैसा हम समझते हैं कि फ़िज़िकल वर्क जो है वो ज़्यादा होता है, जिसमें कि पसीने का निकलना बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है और कई बार तो वो पानी की जितनी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती। और अगर देखें तो पानी जो ले रहे हैं वो भी अगर ज़्यादा हार्ड वाटर है या मिनरल से युक्त है तो पानी की कमी और पानी जो ले रहे हैं वो जो कि क्वालिटी है उसकी हार्ड वाटर की, ये दोनों ही फिर पथरी के होने की संभावना को बढ़ा देंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि सब में हो ही जाएगी, पर संभावना बढ़ जाएगी। तो हम भी अपने मरीजों में जो कि इस तरह की बीमारी से या तो ग्रसित हैं या रिस्क पे हैं, तो उन्हें समझाते हैं कि ये चीज़ जो है उन्हें ध्यान देने लायक है कि वो हार्ड वाटर को यूज़ करना कम करें और मात्रा जो है पानी की बढ़ाएं, और साथ में जो है कोशिश करें कि भाई जितना हो सके धूप से बचने की, ताकि पसीने के रूप में पानी का लॉस कम से कम हो। डॉक्टर मुखिया, थोड़ी सी बात करते हैं पथरी की। एक तो ये बताएं कि पथरी का हमारे पानी की सेवन की मात्रा से भी कोई रिश्ता है क्या? दूसरा ये कि बहुत सारे लोग जो शराब पीते हैं या नशा करते हैं, क्या उन्हें भी पथरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है? और तीसरी बात ये कि क्या पथरी आनुवंशिक भी होती है, यानी आपके घर में पिताजी, माताजी या दादाजी या किसी को है तो आपको होने की संभावना क्या ज़्यादा रहती है? तो इसमें कई सवाल आपने पूछ लिए महेंद्र जी। तो पहली जो सवाल का उत्तर है कि पानी का इसमें कितना रोल है पथरी की बीमारी में होने के लिए और इसके इलाज में, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर इंसान जो है अपने शरीर के अंदर पानी की ज़रूरत को पूरा करता है तो पथरी के होने का संभावना बहुत ही कम हो जाएगा। ज़्यादातर होता ये है कि इंसान अपने शरीर के अंदर पानी की ज़रूरत को समझ ही नहीं पाता। वो तो बस तब तक का इंतज़ार करता है जब तक उसे प्यास न लगे। तो इसमें क्या होता है कि शरीर से जो पसीने के रूप में पानी निकल गया है उसकी पूर्ति होती नहीं, और किडनी के अंदर पानी कम होने से जो शरीर के मेटाबॉलिज्म से मिनरल्स जो पेशाब में निकलने चाहिए वो इतने गाढ़े रूप में निकलते हैं कि उनके जमने से पथरी बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये चीज़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पथरी से बचना हो या किसी में हो चुकी हो और आगे वो बचना चाहता है तो उसे जो है शरीर के अंदर पानी की मात्रा की कमी होने देने से बचना चाहिए। हो सके तो जैसे मैंने पहले भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि यूरिन के रंग को देख के वो अंदाज़ लगा सकता है कि उसके शरीर में पानी की ज़रूरत है ज़्यादा या फिर वो बराबर पानी ले रहा है। और दूसरा जो इस आपके सवाल में जो पार्ट है वो पार्ट था कि पथरी जो है आनुवंशिक भी होती है या किसी के परिवार में अगर पथरी की बीमारी की शिकायत है तो क्या इससे उसकी खतरे की बात बढ़ जाती है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि जो आनुवंशिक कारण हैं पथरी के वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, पर हाँ ये हो तो सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो इसका इंडिकेटर होता है हमें जैसे पता चलता है कि ये आनुवंशिक भी हो सकती है,
वो ये एक बात है जिसमें कि पथरी होने की बीमारी बचपन से ही शुरू हो जाए, कि किसी अगर बच्चे में ही पथरी बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है तो हमें ये सोच आती है कि भाई ये कहीं बीमारी शरीर की ऐसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से तो नहीं है कि उसके शरीर में पथरी ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती जा रही है। इसके अलावा अगर किसी परिवार में ऐसा ट्रेडिशन है कि भाई वो तो मेहनत वाला काम करते हैं, पसीना ज़्यादा निकलने वाला काम करते हैं और सभी लोग जो हैं वो धूप से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, पानी उसमें पीने की टेंडेंसी कम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन सभी परिवार के सभी मेंबर्स एक ही चीज़ से गुजर रहे हैं तो उन सब में ही पथरी का होना लाजमी है, रिस्क पे है, तो उनमें भी हो सकती है। पर जो जेनेटिक कॉजेज़ हैं पथरी के होने के, वो ज़्यादातर जो हैं वो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो बचपन से ही वो शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं। और कुछ जांचों द्वारा उसमें पक्का भी किया जा सकता है कि हाँ ये चीज़ जेनेटिक है या ये चीज़ इन्वायरमेंटल या हैबिट रिलेटेड है। डॉक्टर मुखिया, एक और थी कि वे लोग जो शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं, क्या उनमें भी पथरी होने की संभावना ज़्यादा होती है? तो ये तीसरा भाग था इसका जो मेरे माइंड से स्लिप हो गया पर मुझे लगता है कि ये भी बड़ा रिलेवेंट है। इनफैक्ट मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो शराब को बियर के रूप में पथरी के इलाज के लिए वो यूज़ करते हैं। ये भी एक बहुत आम सी है कि पथरी हो गई बियर पी लीजिए। हाँ, तो मैं तो उन्हें यही सलाह देता हूँ जब भी मिलते हैं कि भाई आप पानी के रूप में अगर इसका इलाज करेंगे तो ज़्यादा असरकारक होगा। एक जो 750 ml का जो बियर आपने पिया उससे तो अच्छा 1 लीटर पानी पी लीजिए, तो उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिट होगा बनिस्बत की बियर से। पर कुछ लोगों में ये इस तरह की भ्रांति भी आ गई है कि आप बियर पिएंगे तो उससे पथरी के कम बनने या पथरी जो बनी हुई है वो निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। प्लेन पानी भी उतना ही इफ़ेक्टिव होता है, पर हाँ ये है कि आपके मन में अगर कोई चीज़ बैठ गई है तो उसको तो कैसे निकाला जाए। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग हुआ या तंबाकू को किसी और रूप में यूज़ करना हुआ, तो ऐसे लोगों में सीधे तौर पे तो मैं नहीं कह सकता कि पथरी इस चीज़ से, इस आदत से ज़्यादा बनेगी, पर हाँ ये है कि ये एक रिस्क फैक्टर है, ये एक खतरे का सूचक है कि ऐसा इंसान जो कि स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा है, ऐसा इंसान जो टोबैको यूज़ ज़्यादा कर रहा है, ये उसकी मानसिकता को भी दर्शाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने जीवन यापन में या तो स्ट्रेसफुल है या अपना शरीर की सेहत का ध्यान पूरा नहीं रख रहा है, तो पथरी का भी होना लाजमी है उसमें ज़्यादा। तो रिस्क फैक्टर तो मानेंगे, पर सीधे तरीके से वो कनेक्टेड नहीं है। डॉक्टर मुखिया, थोड़ी सी बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। ये इन्फेक्शन भी बहुत सारे लोगों में यूँ माना जाए कि आम इन्फेक्शंस में है, तो इसका कारण बताएं। एक तो ये क्या इसका एक किसी शारीरिक संबंध से ही कोई ताल्लुक है, या हमारी जीवन शैली से ही कोई ताल्लुक है, या हमारे खान पान से भी कोई इसका ताल्लुक है, और ये हो तो क्या किया जाए? यूरिनरी इन्फेक्शंस एक आम प्रॉब्लम है जो कि कई लोगों को, स्पेशली लेडीज़ में, फीमेल्स में ये ज़्यादा आमतौर पर देखी जाती है। यूरिनरी इन्फेक्शंस कई बार आम इंसान जो सोचता है इन्फेक्शन है और जो मेडिकल साइंस में इन्फेक्शन माना जाता है उसमें भी काफ़ी गैप होता है। तो कई लोग जो हैं यूरिनरी इन्फेक्शन, कई बार जैसे पानी हमने कम पिया और पेशाब में हल्की फुल्की जलन होने लगी तो उसको भी वो इन्फेक्शन का ही नाम दे देते हैं। कई बार वो पेशाब की कुछ जांच करा लेंगे तो उसमें कुछ WBC या पस सेल्स आई तो उसको भी वो इन्फेक्शन ही मान लेंगे, जबकि इन्फेक्शन की वैज्ञानिक तौर पर डेफिनेशन ये रहेगी कि किसी इंसान के पेशाब के रास्ते में, पेशाब का रास्ता आमतौर पर स्टेराइल होता है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। पर अगर किसी भी इंसान के पेशाब के रास्ते में बैक्टीरिया हुआ या कोई और जीवाणु हुआ, वो अगर पनप जाए और पनप के वो तकलीफ़ का कारण बने, तो ये इसमें दो चीज़ें हो गई कि एक तो बैक्टीरिया का प्रूफ होना कि हाँ बैक्टीरिया कल्चर सेंसिटिविटी में आ रहा है, और दूसरा उसके साथ साथ उसको तकलीफ़ भी दे रहा है, जैसे कि पेशाब को करने में दर्द भी होता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार आ रहा है, और उसके साथ साथ उसको बुखार की भी तकलीफ़ दे रहा है,
या फिर पेशाब के करने के साथ साथ उसका रंग लाल जैसा खून जैसा हो गया है, या फिर अगर ये किसी चीज़ को किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है इन्फेक्शन, तो पीठ की तरफ जहाँ किडनीज होती हैं वहाँ पे दर्द भी पैदा कर रहा है। तो ये अगर दो चीज़ों को हम प्रूव कर पाएँ कि अगर पेशाब की कल्चर में अगर बैक्टीरिया को या किसी और जीवाणु को हम पकड़ पाएँ और साथ में जिसके अंदर ये जांच की गई है उसके अंदर ये लक्षण भी हों उससे संबंधित, तब तो हम मानते हैं कि हाँ ये साफ है कि इसमें इन्फेक्शन है। पर अगर जो चीज़ें ये दोनों फुलफ़िल नहीं होती तो मैं समझता हूँ कई बार जो है मेरी अपनी प्रैक्टिस में भी कई मरीजों को मैं देखता हूँ जिसमें कि वह इन्फेक्शन से ग्रसित न होने के बावजूद इस शब्द को यूज़ करके मेरे पास आते हैं कि भाई हमें इन्फेक्शन के इलाज के लिए यहाँ भेजा गया है। तो इसमें मैं पहली चीज़ तो ये क्लेरिफाई करना चाहूँगा, और दूसरी चीज़ कि इसको बचाव के लिए क्या किया जाए। तो ऐसा है कि भगवान ने शरीर के अंदर पेशाब के रास्ते को भी ऐसा बनाया है कि किडनी लगातार अपने खून को फिल्टर करते हुए पानी के रूप में पेशाब को फिल्टर करने के बाद में निकालती जा रही है। तो ये कंटिन्यूसली जैसे नदी की धार की तरह से चलता जा रहा है। तो कहीं पर भी पेशाब के रास्ते में इस धार को बहने में रुकावट हो तो फिर ये अपने इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया के घर बनने के लिए ये उपयुक्त माध्यम बन जाता है। तो ये चीज़ को समझना कि इस चीज़ के फ़्लो को, पानी के बहाव को पेशाब के रास्ते में बराबर बनाए रखने के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा रहता है कि पेशाब हमारे हिंदुस्तान में देखें या हमारे शहर में देखें या गांव में देखें, कई जगह पे पेशाब करने की जगह प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं होती। इनफैक्ट कहीं पे तो हम देखते हैं कि ऑफिसेज हैं पर फीमेल्स के लिए और जेंट्स के लिए यूरिन के पास करने के लिए जगह नहीं होती, तो वो रोक के रखते हैं, बहुत समय तक पेशाब को रोक के रखते हैं जब तक कि उनको उपयुक्त स्थान न मिल जाए। और पेशाब को रोक के रखने का हाइजीनिक है नहीं, ये भी चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ एक बड़ा कारण एक बन जाती है कि यूरिनरी इन्फेक्शंस को बढ़ाने का कारण बन गई। तो पेशाब जब भी इंसान को आए, जैसे मैंने कहा कि पानी के रूप में आप जब प्यास लगे तब पीने के लिए न भागें, उसको आप अपनी शरीर की ज़रूरत के हिसाब से टाइम पे सेवन करते रहें। उसी तरह से पेशाब करने के लिए भी इंसान को कॉन्शियसली ये डिसीजन लेना चाहिए कि 3-4 घंटे हुए हैं, पेशाब करने की ज़रूरत हो या ना हो करके आ गए। भाई हर नियम हमने अपने जीवन यापन में दैनिक रूटीन में बना रखा है। खाने का टाइम होता है तो भाई नाश्ता भी करेंगे, दिन का खाना भी खाएंगे, रात का भी खाना खाएंगे, स्नैक्स भी लेंगे, सब बांध रखा है हमने। सोने का टाइम भी बांध रखा है। यूरिन का टाइम जो है हमने बांध नहीं रखा है। उसके कई कारण हैं। एक तो हमारी अपनी हैबिट्स हो गई, एक एक्सटर्नल जो बाहर की अवेलेबिलिटी यूरिनल्स की है वो भी हो गई। तो यूरिन को रोकना एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है यूरिन इन्फेक्शंस, स्पेशली फीमेल्स के लिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि पानी को हमें बहाव को बनाए रखने के लिए पीना भी एक बहुत ज़रूरी है। तो पानी अगर हम अच्छी तरह से अपने शरीर में पीने के हिसाब से लेते रहेंगे तो यूरिन भी अच्छा बनेगा, बैक्टीरिया के ग्रोथ होने की भी संभावना कम हो जाएगी। और इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है जो बचाव के रूप में हम सोच सकते हैं वो है कि फ्रूट जूसेस का और या फ्रूट्स का यूज़, क्योंकि फ्रूट्स जैसे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि पानी को अल्कलाइन यूज़ करें। अब फ्रूट्स और जूसेस जो होते हैं या फिर वेजिटेबल्स जो होते हैं वो सारे अल्कलाइन फूड्स हैं। वो मतलब हमारे शरीर के लिए एसिडिक नहीं होते, वो अल्कलाइन होते हैं। और यूरिन में भी ये इफ़ेक्ट अच्छा पैदा करते हैं। सिट्रेट का यूज़ होता है शरीर के अंदर। तो जैसे हम नींबू पानी का ही यूज़ देख लें तो उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रेट होता है। वो अपने यूरिनरी सिस्टम को स्टेराइल करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट तत्व है। तो अगर कोई इंसान फ्रूट्स को, नींबू पानी को या फ्रूट जूसेस को यूज़ फ्रीक्वेंटली करता है, रोज़ाना उसके खाने पीने में वो इंक्लूडेड हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा बचाव का यूरिनरी इन्फेक्शन से एक स्टेप है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो आम आदमी भी फॉलो कर सकता है कि शुरू से हम बात करते आ रहे हैं कि अच्छी तरह से अपने शरीर को हाइड्रेट करना,
सेकंड कि पेशाब को होल्ड करना वो ठीक नहीं है। पेशाब जब भी आता है तो टाइमली आप पहले से ही अपना जगह का निर्धारण करके और यूरिन को पास करिए। और तीसरा कि फ्रूट्स, स्पेशली जो सिट्रेट कंटेनिंग फ्रूट्स होते हैं, जैसे नारंगी, मौसम्बी हुई या नींबू हुए हैं, तो ये सब जो सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स हैं वो सारे एंटी बैक्टीरियल होते हैं। वो सारे इवन स्टोन्स बनने में भी, वो स्टोन को न बनने में भी बड़े इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने जीवन यापन में ला सकते हैं इन्फेक्शंस को भी बचाव के लिए। डॉक्टर जी के मुखिया, आपका हृदय से आभार।